हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का फिजिक्स क्या भौतिक विज्ञान जो चैप्टर नंबर 1 था। पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 1 में मैंने गोली दर्पण की परिभाषाएं तक जो गोली दर्पण था मैं उसको वहाँ पे दूर कर दिया था। आज पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। तो इसमें चलिए वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे आज के पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं पार्ट 2 में हम लोग को आज कौन कौन से कंसेप्ट को दूर करना है। तो इसमें देखिए, हमने पार्ट 2 में आ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के दूरियां नापने के निर्देशांक। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे हर एग्जाम बोर्ड में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैच करता है। मैं आपको जब वक्रता केंद्र गोली दर्पण की परिभाषाएं पढ़ा तो उसमें मैं आपको दिया था इनमें से पूछेगा। तो आज ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए और लाइक भी और कमेंट भी कर दीजिए। आपको ऑडियो वीडियो आपको क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसलिए चलिए हम लोग आपको आज की वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग का फर्स्ट हम लोग की परिभाषा है उसमें क्या दिखा गया है। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं कि मैं आपको सामने आकर पढ़ा सकूँ, इसलिए मैं आपको इसको लिख दिया। अगर मैं इस मोबाइल पे लिख कर आपको तो बताने चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो वीडियो आधे घंटे का वो वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले से इसको नोट करके दिया कॉपी पर, ताकि आपको सब समझाने में की दिक्कत रहे और आप खुद नोट करते हुए अपने एक बना लीजिएगा अपना एक फेयर। और उसको आप पार्ट 1 लिख कर और पार्ट 2 नोट करते हुए चलिएगा। तो मैं आपको शुरू से एकदम बेसिक चीज़ को नॉलेज में बता रहा हूँ कि ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए, हम लोग का जो पहला यहाँ पे हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो में दर्पण में दूरियां नापने के निर्देशांक। देखिए, अब आपको इसमें दिया गया दर्पण में दूरियां नापने के निर्देशांक जो है ज्यामितीय चिन्ह परिमार्जित क्या ज्यामितीय चिन्ह परिमार्जित में देखिए नंबर 1 में आपको जाना है समस्त प्रकाश की किरणें दर्पण की बाईं ओर से डाली जाती हैं। देखिए, अब आपको इसको नोट कर लेना है। समस्त प्रकाश की किरणें दर्पण की बाईं ओर से डाली जाती हैं, नंबर 1। और नंबर 2 में यहाँ पे आपको डाल देना है, नंबर 2 में डालना है समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। क्या नंबर 2 में दिया गया है, आपको नोट करना है कि जो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं, क्या साथ में मापी जाती हैं। अब देखिए, हम लोग का तीसरा यहाँ पे आ चुका है। आप देखिए तीसरा में क्या कहा गया है, वे दूरियां जो आपको नोट करते हुए चलना, नंबर 3 डाल लेना है। वे दूरियां जो अपरिवर्तित किरण की दिशा में मापी जाती हैं जिसे धनात्मक चिन्ह के साथ, तथा वे दूरियां जो आपतित किरण विपरीत दिशा के साथ मापी जाती हैं उसे ऋणात्मक चिन्ह कहते हैं। अब आपको इसमें ध्यान देना है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एक बनेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, क्या उसे कौन सा चिन्ह कहते हैं, उसे धनात्मक चिन्ह कहते हैं। क्या उसे क्या कहते हैं, धनात्मक चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से बनेगा, देखिए, वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं उस चिन्ह को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। आपको पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा से मापी जाती हैं उस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो आपको जब पता रहेगा कि चिन्ह को क्या कहते हैं, उस चीज़ को धनात्मक कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ए ना पूछकर ए पूछ दिया, वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं, आप विपरीत दिशा में मापी जाती है उसे उस चिन्ह को क्या कहते हैं, मतलब उस चिन्ह को क्या कहते हैं, ऋणात्मक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए आगे यहाँ में वे दूरियां जो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाती हैं उसे धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, तथा वे दूरियां जो मुख्य अक्ष के नीचे मापी जाती हैं उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती। अब देखिए, आपको यहाँ पे देखिए, आपको इस परिभाषा में आपको 4 क्वेश्चन बनेगा और चारों क्वेश्चन एक एक नंबर का बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको 2 तो पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो 2 पहले था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से
वे दूरियां जो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाती हैं उसे धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। क्या, अब आपसे पूछेगा वे दूरियां वे दूरियां जो मुख्य अक्ष के साथ ऊपर नापी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे धनात्मक चिन्ह कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा वे दूरियां जो मुख्य अक्ष के नीचे मापी जाती हैं उसे ऋणात्मक चिन्ह कहते हैं। तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आपका 4 नंबर तैयार हो गया। आपको इसको नोट कर लेना है, आपको इसमें ध्यान देना है, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे इसको आपको 2 कॉलम बना लेना है। क्या 2 कॉलम बनाना है आपको इस तरह का, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाया हूँ, आपको ऐसे सेम 2 कॉलम बना लेना है। अब उसके बाद एक कॉलम में आपको लिख देना उत्तल दर्पण, दूसरे कॉलम में लिख देना अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में इसमें आपको लिख देना है उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब आपसे पूछ लेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको पता रहेगा ना तभी तो बताएंगे। तो अगर आपसे एक प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पे भी 1 नंबर पूछ लिया, आपसे 1 नंबर में पूछ लिया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए यहीं पे अवतल दर्पण में अब इसमें पूछ लिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए उत्तल दर्पण में प्लस होती है, अवतल दर्पण में माइनस होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एफ बराबर माइनस एफ, क्या एफ बराबर -1। अब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट क्या है, उत्तल दर्पण की वह वस्तु, क्या उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक होती है। क्या, अब आपसे पूछ लेगा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है कि या ऋणात्मक होती है। तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 नंबर बन गया, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका तैयार हो गया कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक। जब आपको पता रहेगा तब कहेंगे आप उत्तल दर्पण की वस्तु की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जैसे u बराबर -v होता है। अब यहीं पर आप देखेंगे क्या अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक होती है। क्या, जो ये अवतल दर्पण है वस्तु की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या यहाँ पे धनात्मक होती है, देखिए यहाँ पे आप प्लस रहेगा, v बराबर u प्लस, ठीक। अब देखिए आपको तीसरा यहाँ पे है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपसे पूछ लेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है। जब आपको पता रहेगा तो ना बताएंगे। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है वो धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण में क्या होती है, सेम चीज़ है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। क्या, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पे धनात्मक हो गया है, यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा। तो देखिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये मेरा अगला क्या है, देखिए प्रकाश स्रोत अथवा परावर्तन के आधार पर वस्तु के दो प्रकार के होते हैं। क्या, इसमें देखिए क्या कहा गया है, प्रकाश स्रोत अथवा परावर्तन के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। क्या, वस्तु 2 प्रकार प्रदीप्त और अप्रदीप्त। क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको लिखना है, जब आपको लिख लेंगे तो आपको नंबर 1 डाल के लिखना है प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं में आपको हेडिंग डाल के लिख देना है। देखिए वे वस्तुएं जो समस्त ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका तैयार हो गया है। क्या, आपसे पूछेगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो आप जब आपको पता रहेगा तो ना बताएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो समस्त ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपको सूर्य तो प्रकाश देता है, बल्ब तो भी आपको प्रकाश देता है, मोमबत्ती भी तो आपको ही प्रकाश, मान लो आप अंधेरे में है तो आप मोमबत्ती जला लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको उजाला हो जाएगा, पूरा अंधेरा खत्म हो जाएगा, आपकी पूरा उजाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला हम लोग का जो आ चुका है, अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है अदीप्त अथवा अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या, अदीप्त अथवा अप्रदीप्त वस्तुएं, इनमें क्या पूछा गया है, देखिए वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश आपतित होने में दिखाई देती हैं। अब देखिए इनमें कहा गया है, देखिए इससे मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन इसमें से आपको भी बन सकता है। क्या, इसमें भी आपका बन सकता है। क्या है, इसमें से वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न
करती हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश परिवर्तित होने में दिखाई देती हैं। देखिए ये वस्तुएं जो होती हैं ये प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश में परिवर्तित होने की जो दिशा होती है परिवर्तित होने दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, इत्यादि हो गया, क्या इत्यादि हो गया। अब देखते हैं हम लोग का अगला क्या आ चुका है। देखिए हम लोग का अगला यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग एक बार भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। क्या इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए अब अगला हम लोग का आ चुका है प्रकाश की किरणें। क्या प्रकाश की किरणें आपको बताना है, ये परिभाषा आपको नोट करते हुए चलना है कि प्रकाश की किरणें। देखिए किसी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि प्रकाश किरण की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या, जब आपको पता रहेगा तब ना लिखेंगे। तो देखिए जो प्रकाश किरण की परिभाषा है, किसी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब आपको देखिए अगला, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों समूह को प्रकाश किरण पुंज भी कहते हैं। क्या, पुंज भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर अगला आ चुका है, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, आभासी किरण, अपसारी किरण और समांतर किरण। तो आपको इससे आभासी या अपसारी से पूछता है, समांतर से नहीं पूछता है। आपको इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, आपको मैं तीनों बता दे रहा हूँ। आभासी किरण किसे कहते हैं, देखिए आपको नोट करना है, हेडिंग डाल देना है। आभासी किरण, यदि प्रकाश की सभी किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे आभासी क्या अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आपको एक बार मैं और दोबारा नोट कर लेना है। क्या नोट करना है, देखिए यदि प्रकाश की सभी किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उस अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या, पुंज कहते हैं। अब विकल्प आपको दूसरा नंबर हेडिंग डालना है। दूसरा नंबर हेडिंग आपको डालना है अभिसारी। क्या, अपसारी। अपसारी में आपको लिखना है, यदि प्रकाश की सभी किरण एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सिर्फ आपको उसको नोट करते हुए चल लेना है। अब देखिए समांतर, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी मिलती और सदैव एक ही दूसरे समांतर रहती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आपको इससे आपको हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल आप इसको मैच करेगा। देखिए दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, इससे आपका हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछा है और हर साल आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है। अब आपको यहाँ से ध्यान समझना है, क्या है दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध। देखिए इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/ क्या यू होता है। अब कहेंगे सर एफ क्या है, एफ दर्पण की फोकस दूरी है। और सर कहेंगे वी क्या है, वी दर्पण की प्रतिबिंब बनने की दूरी है। और ये क्या, दर्पण की वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको नोट कर लेना है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या, देखिए आपको इससे भी क्वेश्चन पूछता है, क्या, दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब कहेंगे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2, जैसे कि एफ बराबर क्या, एफ बराबर r/2। क्या कहेंगे, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी एफ होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर है। और आपका 2 दिया गया है। ठीक है, आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है, इससे भी आपको क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इस पर देखते हैं क्वेश्चन, कैसे हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या, एफ बराबर r/2 का फोकस दूरी बराबर करता त्रिज्या बटे 2। अब देखिए आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है। क्या, क्वेश्चन को नोट करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर
तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एफ बराबर वक्रता त्रिज्या, मतलब आपको आर का मान दिया गया है और आपको एफ का फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसी सूत्र पे आपको रखना है आर बटे 20 सॉरी एफ बराबर 20/2 बराबर कितना होगा 10 होगा। कितना फोकस दूरी कितना मिलेगी, फोकस दूरी 10 मिलेगा। अब देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन ये आता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए जो पिछला आप सेम क्वेश्चन लगाए हैं, आपको सेम क्वेश्चन यही है। एफ बराबर क्या, एफ बराबर आर बटे 2, जहाँ आर का मान 40 दिया है और बटे 2, क्या 40/2। तो आप काटेंगे 2 दूना 4, तो कितना मिला 20 मिल रहा है। तो फोकस दूरी कितना होगा 20 होगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने समतल की आवश्यकता होगी। तो आप कितने समय की आवश्यकता होगी, इसे आप लिखेंगे 170/2 बराबर 85 होता है। कितना 85। अब देखिए हम लोग का अगला यहाँ पर आ चुका है जो क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आपको एफ बराबर आर बटे 2, एफ का मान सॉरी आपको आर का मान 50 दिया है। अब आप कहेंगे अगर आप 50 में 2 का भाग देते हैं तो कितना मिलता है 25 मिलता है। कितना 25 मिलता है। तो आंसर कितना होगा 25 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की त्रिज्या आपको क्या करना है, उत्तल दर्पण की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर त्रिज्या आपको यहाँ पर है एफ बराबर आर बटे 2, जहाँ एफ का मान 15 है और आपको आर बटे 2। अब देखिए आप कहेंगे कैसे कैसे होगा। देखिए आपको यहाँ पे 15 हो गया, 15 बराबर आर बटे 2। तो आप इसका त्रिज्या गुणा करेंगे, यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ पे 15 गुणे 2 बराबर आर, तो कितना 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। कितना 30 सेंटीमीटर हो रहा है, 30 सेंटीमीटर हो रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे आपको आ गया है जो गोली दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र आ गया है, इसको ध्यान देना है। देखिए अब इसमें आपको क्या पूछा गया है, देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले इस सूत्र को आपको नोट करना है। क्या जो मैं आपको बहुत पहले भी सूत्र बताया हूँ कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको इसका ना देखिए, अब जहाँ आपको एफ का मान -10 सेंटीमीटर, यू का माइनस आपको -20 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको यू का वी का मान पूछा है, तो आप उस सूत्र पे धर के आपको हल कर देंगे। जैसे देखिए जब हल करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे आकर मिल जाएगा। उसके बाद जब इसका आप लसा लेते हैं तो आपको यहाँ पर 200/10 कितना वी बटे इतना होगा, तो आपको इससे कितना मिल रहा है, तो -10/200, तो आपको कितना मिल रहा है 1/20। तो आप जब इसका देखिए, अब यहाँ पे जब -1/20 मिल गया, तो आप इसका त्रिज्या गुणा करते इसका इधर, तो आपको कितना मिल रहा है 20 सेंटीमीटर। अब आपको दूसरा क्वेश्चन यही सेम चीज़ है, आपको दूसरे क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही लगा लेना है। मैं आपको इसको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए अब मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको आप अपने से आपको समझ लेना, नोट कर, नहीं समझ में आएगी आप फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग के सामने अगला आ चुका है, जो हम लोग का अगला यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस दूरी से होकर निकल जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए आपको यहाँ पर अब ये चीज़ है, आपको पहले इस तरह का चित्र बना लेना। क्या इस तरह का चित्र बना लेना है। देखिए आपको जैसे सेम चित्र बनाया है, इसको M1 मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे M2 मान लेंगे, और आपको यहाँ से एक सीधा रेखा करेंगे। ये जो P है और यहाँ पे यह फोकस दूरी है और यहाँ पे आपको C दिया गया है।
तो जो आपको यहाँ से आ रही है क्या है, ये फोकस दूरी होकर आ रही है, तो आपको इससे बना लेना है। अब यहाँ पे दूसरा आपको पूछा गया है, दूसरा है जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या, अब इसमें तो इस चित्र को आपको समझना है कि इस अक्ष के समांतर क्या होता है, ये कैसे निकलता है। देखिए आपको यहाँ पे एक दर्पण बनाया गया है, जो M1 या M2 आपको यहाँ पे माना गया है, ठीक। जब M1 और M2 माना गया है तो यहाँ पे आपको P आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे P दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, निकल जाती है। ये क्या है आपका, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर होकर क्या होता है, ये जो फोकस दूरी है निकल जाता है। देखिए अब आपको यहाँ पे अगला आ चुका है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है। अब देखिए जब आपको अपने प्रकाश की वापस लौट जाती है तो इसमें क्या कहा, इसको आपको समझ लेना है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस क्या होती है, ये लौट जाती है। देखिए अब इसमें जो है, इसका जो एक दर्पण बना गया है, इसमें आपको एक पी है और इसका इसी वक्रता केंद्र है, क्या है अब आपको इसी से होकर जो क्या होती है, ये वापस लौट आती है, इसी मार्ग से होकर ये क्या होती है, वापस लौट आती है। आपको इस चित्र को बना लेना है। आपको इस चित्र से आपको आता हर साल पूछता है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पूछा गया है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के क्या होकर प्रतिबिंब के बीच कैसे बनाता है। तो देखिए आपको